हरियाणा ने अपने गठन के बाद से देश की राजनीति को तमाम धुरंधर दिए हैं। दीन बंधु सर छोटू राम की इस जमीन पर इतने बड़े बड़े सियासी सूरमा उपजे हैं, पैदा हुए हैं, जिन्होंने देश की राजनीति में अपना दखल रखा है, अपना अख्तियार रखा है। चाहे वो पूर्व उप प्रधानमंत्री और हरियाणा के कई बार मुख्यमंत्री रहे चौधरी देवीलाल हो, चाहे वो विकास पुरुष कहे जाने वाले चौधरी बंसीलाल हो, जो रक्षा मंत्री और रेल मंत्री के साथ साथ कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, और चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, केंद्र से लेकर के और राज्य की राजनीति में उनका वर्चस्व आज भी कायम है, और चाहे इसके अलावा ओम प्रकाश चौटाला हो, कई बार मुख्यमंत्री रहने के बाद आज वो राजनीति से बिल्कुल विरत हैं, और चाहे इसके बाद अभी पिछले 10 साल में उपजे मनोहर लाल खट्टर हो, भले ही वो एंटी जाट राजनीति करके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना चेहरा बनाया हो, लेकिन एक बड़ा नाम मनोहर लाल खट्टर भी सामने आता है। चाहे चौधरी बीरेंद्र सिंह हो, जो दीन बंधु सर छोटू राम के नाती हैं, केंद्र में मंत्री रहे हों या राज्य में मंत्री रहे हों या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे हों, इन तमाम लोगों ने राजनीति को प्रभावित किया। हरियाणा के बारे में एक मशहूर कहावत है, देखो हमारा हरियाणा और दूध दही का खाना। वाकई ये कहावत हरियाणा में चरितार्थ होती है। क्या है हरियाणा आखिर? दीन बंधु सर छोटू राम की सरजमीन, पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की राजनीतिक जमीन, और इसके अलावा तमाम उन राजनीतिक धुरंधरों की जमीन जिन्होंने यहां से राजनीति शुरू करके दिल्ली तक राजनीति की है। क्या होने वाला है आखिर हरियाणा में? क्या 10 की 10 सीटें इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी? क्या इस बार कांग्रेस अपना खाता खोलने में कामयाब होगी? जेजेपी का क्या होगा? और इनेलो जो सुसुप्त अवस्था में है, जिसका एक भी सांसद नहीं है, वो क्या करने जा रही है? तो इन तमाम सवालों के जवाब मेरे साथ हैं और मैं इन सवालों के जवाब भी आपको दूंगा। बने रहिएगा मेरे साथ। हरियाणा की 10 सीटों की हम बात करते हैं, लेकिन सबसे हॉट सीट इस समय करनाल है। यहाँ पंजाबी वर्सेज पंजाबी है। सबसे पहले मैं करनाल सीट पर आपसे बात करूंगा। करनाल सीट की दशा और दिशा किस तरह से जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला, ये लोग, इनको गांव से लोग भगा दे रहे हैं, इनका बहिष्कार कर दे रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक परशुराम जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन में खट्टर पहुंच गए, पूर्व मुख्यमंत्री। पानीपत की घटना है, लेकिन ब्राह्मण समाज ने उनको मंच से उतार दिया। इस तरह के विरोध देखकर लगता है कि भाजपा के लिए इस बार 10 की 10 सीटें रिपीट करना आसान नहीं है। 10 सीटों में अगर सबसे हॉट सीट हरियाणा में कोई है तो वो करनाल है। करनाल जिले की सारी विधानसभा सीटें और पानीपत, करनाल और पानीपत दोनों जिले करनाल लोकसभा का हिस्सा हैं। करनाल में पिछली बार संजय भाटिया भारतीय जनता पार्टी के 70% वोट लेकर के जीते थे और फासला बहुत बड़ा था कांग्रेस के हारने का, लेकिन इस बार परिदृश्य बदल गया है। यहाँ पर करनाल में भाजपा ने अभी 4 महीने पहले मनोहर लाल खट्टर को सीएम के पद से हटाकर यहाँ करनाल से चुनाव लड़ाया है। करनाल का जो चुनाव है बहुत ही अहम हो गया है। करनाल में मनोहर लाल खट्टर की प्रतिष्ठा तो दांव पर लगी ही है, लेकिन भाजपा की इज्जत भी पूरी तरह से मनोहर लाल खट्टर के बहाने दांव पर लग गई है। और मनोहर लाल खट्टर चूंकि केवल 2 विधानसभा चुनाव आज तक लड़े हैं, वो भी मोदी वेव में, मोदी के सहारे, अपने बल पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिल गई हो। मोदी के सहारे चुनाव लड़ने वाले और मुख्यमंत्री बनने वाले मनोहर लाल खट्टर को पहली बार पब्लिक से रूबरू होना पड़ रहा है और उनको ये देखना है कि मोदी लहर तो जरूर होगी, लेकिन लोकसभा चुनाव है, बड़ा चुनाव है, खुद भी सीट जीतने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। और उन पर अपनी सीट जीतने की जिम्मेदारी नहीं होगी, उन पर आसपास की कुछ सीटों को जिताने की जिम्मेदारी भी बनती है, चूंकि वो 9.5 साल इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर, मैंने जैसा बताया कि केवल 2 ही चुनाव विधानसभा के जीते हैं, वो भी मोदी के भरोसे, नरेंद्र मोदी के भरोसे। उनके सामने दिव्यांशु बुद्धि राजा, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नए नवेले हैं, युवा हैं, कांग्रेस ने उनको उतार दिया है। शुरुआती दौर में जब उनके टिकट की घोषणा हुई तो पुराने एक मुकदमे में वो भगोड़ा घोषित हो गए, तो कांग्रेस को बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ी, लेकिन उनको जमानत मिल गई और अब वो ताल ठोककर मैदान में है। इस सीट का मिजाज कुछ इस तरह का रहा है कि आज तक इस सीट पर सर्वाधिक कांग्रेस की जीत होती रही है जब से ये सीट बनी है, लेकिन पिछले 10 साल से यहाँ पर भाजपा काबिज है। और करनाल सीट महत्वपूर्ण इसलिए भी हो गई है कि मनोहर लाल खट्टर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। दिव्यांशु बुद्धि राजा ने युवा रोजगारों के लिए काफी बड़ा आंदोलन वहां पर चलाया, यूथ को जोड़ने का काम किया, तो इसलिए नया चेहरा है, फ्रेश चेहरा है और संघर्ष करके आगे आया है। पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, तो खट्टर की लड़ाई एक युवा से हो रही है, यानी अनुभव बनाम युवा। वहां पर इस तरह की एक सीन बनता है इलेक्शन का, वो बन गया है। इस सीट की जो कास्ट की, धर्म की टोपोग्राफी है, यहाँ पर पंजाबी मतदाता बड़ी संख्या में है, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या में जाट हैं और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या में ब्राह्मण हैं।
यानी ब्राह्मण भी यहाँ तकरीबन 1.5 लाख के आसपास बैठते हैं। इस सीट पर ही नहीं, पूरे प्रदेश में ब्राह्मण भाजपा नेताओं का विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा है, चूंकि मुख्यमंत्री की होम कॉन्स्टिट्यूएंसी अभी हो गई है और मुख्यमंत्री पिछले 1 महीने में कई विरोध इस तरह के झेल चुके हैं। ब्राह्मणों ने खट्टर का खुलेआम विरोध करके कांग्रेस को समर्थन देने की बात तो नहीं कही, लेकिन विरोध खुलेआम किया है। उससे लगता है कि अगर अभी भी ब्राह्मण कांग्रेस की तरफ नहीं जा रहे हैं तो खट्टर के पास तो बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस सीट पर मनोहर लाल खट्टर अपनी प्रतिष्ठा बचाने में किस तरह से कामयाब होंगे, क्या उनकी कौन सी रणनीति ऐसी है जो उनको जीत के पायदान तक ले जाएगी। करनाल सीट पर शरद पवार की जो एनसीपी है उस पार्टी से वीरेंद्र सिंह मराठा लड़ रहे हैं। मराठा उनका उपनाम है, मराठों की यहाँ कोई संख्या नहीं है और वीरेंद्र सिंह मराठा एक बहुत ही मजबूत वहाँ क्षेत्रीय नेता हैं और वो रोड जाति से आते हैं, यानी राजपूतों की उपजाति होती है रोड जाति की संख्या भी यहाँ पर काफ़ी अधिक है। तो वीरेंद्र सिंह मराठा को जो भाजपा के खिलाफ या भाजपा से नाराज जो जातियां हैं, चाहे जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो और रोड जाति, तो अपने इन सब को मिलाकर के एक जीत की उम्मीद उनको भी दिख रही है। उधर खट्टर, जैसे मैंने भी बताया कि अपने 9.5 साल के काम, 9.5 साल की सरकार के काम, मोदी जी का नाम और पंजाबी बहुतायत वाले इस लोकसभा में पंजाबियों के सहारे वो जीत का सपना देख रहे हैं। लेकिन जो दिव्यांशु बुद्धिराजा हैं कांग्रेस के, उनके लिए ये सीट एकदम बिल्कुल अलग तरह की है, नया चेहरा है। तो वो जाट, किसान, ब्राह्मण और हैदराबादी पंजाबी के साथ ही वो पाकिस्तानी पंजाबियों का जो एक बड़ा वर्ग है उसमें भी सेंधमारी करके लोकसभा पहुंचने की एक जो उनके मन में एक ख्याल है उसको पूरा करने के लिए आतुर दिख रहे हैं। फिलहाल करनाल सीट पूरी तरह से हॉट हो गई है और किस तरह से यहाँ पर ऊंट करवट लेगा ये देखने वाली बात होगी। मतदान के बाद किस तरह का सीन उभरेगा। करनाल के बाद दूसरी सबसे हॉट सीट अगर हम कह सकते हैं या मान सकते हैं तो वो है हिसार जो है चौटाला फैमिली का गढ़ रहा है। सिरसा, हिसार, ये पूरी उनकी पट्टी रही है। लेकिन इस बार हिसार सीट पर रोमांच देखते ही बनता है। चौधरी देवीलाल जो देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और देश की राजनीति में अच्छा खासा दखल उनका रहा है। तो उनके एक राजनीतिक शिष्य हैं बहुत पुराने, जेपी के नाम से मशहूर हैं, यानी जयप्रकाश। वो कांग्रेस के टिकट पर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के टिकट पर वो बहुत दमदार तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने चुनाव का रुख मोड़ने की पूरी कोशिश अभी तक कर ली है। दिलचस्प ये है कि यहीं से ही चौधरी देवीलाल के छोटे बेटे यानी रणजीत चौटाला, जो हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं, वो भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। रणजीत चौटाला खुद अपने आप में बहुत सक्षम हैं, ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई हैं। तो यानी एक राजनीतिक शिष्य चौधरी देवीलाल का और एक बेटा रणजीत चौटाला, ये आमने सामने आ गए, एक कांग्रेस से एक भाजपा से। इसी बीच में जो क्लाइमेक्स पैदा होता है और जो एक रोमांच पैदा होता है वो होता है चौटाला परिवार की 2 बहुओं के उतर जाने से। यानी इनेलो प्रमुख अभय चौटाला की पत्नी, जो जिसका नाम सुनैना चौटाला है, तो वो यहाँ इनेलो के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा जो बड़े बेटे हैं चौटाला के, अजय चौटाला, जो जेजेपी के अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला, उनके फादर, तो अजय चौटाला की पत्नी नैना चौटाला भी यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। अब आप देखिए इस सीट का रोमांच किस तरह से बनता है। जाट बहुल्य ये सीट चारों बड़े जाट प्रत्याशियों के बीच में फंस गई है और वो भी देवीलाल के परिवार के बीच में एक कसमकस, एक संघर्ष, एक जद्दोजहद इस हिसार सीट पर हो गया है। और अगर हम ये देखते हैं कि 3 प्रत्याशी तो एक ही परिवार से हैं और एक देवीलाल के राजनीतिक शिष्य हैं जयप्रकाश, तो ये चुनाव को एक अलग तरह का मोड़ दे रहे हैं। यहां पर बहुत कलरफुल चुनाव हो रहा है। इस चुनाव पर दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक तमाम बड़े सूरमाओं की निगाह लगी हुई है। क्या यहां इनेलो का अस्तित्व बचेगा? क्या जेजेपी यहां पर अपना अस्तित्व बचा पाएगी? क्या चौधरी देवीलाल के जो राजनीतिक शिष्य हैं जयप्रकाश, वो कांग्रेस से जीत पाएंगे? रोहतक लोकसभा को आप सबसे हॉट सीट भी कह सकते हैं, दूसरे नंबर की सबसे हॉट सीट कह सकते हैं, तीसरे नंबर की भी सबसे हॉट सीट कह सकते हैं। लेकिन मेरा मूल्यांकन है करनाल, हिसार और रोहतक बराबर की हॉट सीट बनी हुई है और यहाँ पर लोगों की और जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ से कांग्रेस ने फिर से दीपेंद्र हुड्डा पर ही दांव चला है। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो पिछली बार मात्र 2500 वोटों से अरविंद शर्मा से भाजपा के चुनाव हार गए थे। दीपेंद्र हुड्डा की हार का गम यहाँ के लोगों में दिखता है और दीपेंद्र हुड्डा की जो एक खूबी है वो चुनाव हारने के बाद भी 5 साल तक गली गली, सड़क सड़क, गांव गांव लोगों के बीच घूमते रहे। किसान आंदोलन में भी सक्रिय रहे और खट्टर सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलनरत भी रहे।
लेकिन अरविंद शर्मा भी अजय हैं। अरविंद शर्मा को भाजपा ने, जो वहां से सीटिंग एमपी है, उनको फिर से उतार दिया है। अरविंद शर्मा अजय इसलिए सोनीपत से निर्दलीय जीत जाते हैं, करनाल से 2 बार एमपी बन जाते हैं, इसके बाद रोहतक आकर जीत जाते हैं। वो जहां से लड़ते हैं जीत जाते हैं। तो अरविंद शर्मा को भी हम अगर देखते हैं, वो अजय टाइप के, वहां पर अजय टाइप के राजनीतिक हैं और जहां से लड़ते हैं चुनाव जीत लेते हैं। इस बार क्या इनका जो ये अश्वमेध यज्ञ है अरविंद शर्मा का, इसके घोड़े की मुस्के, इसके घोड़े की लगाम क्या दीपेंद्र हुड्डा थाम लेंगे? क्या इस रथ को, इस विजयी रथ को रोक पाने में रोहतक की जनता दीपेंद्र हुड्डा का साथ देगी? तो ये कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हुए हैं। दीपेंद्र हुड्डा की खासियत है, बहुत ही ब्रिलियंट हैं। लोकसभा चुनाव में जब मुद्दों को उठाते हैं, राज्यसभा में बोलते हैं और फैक्ट फाइंडिंग के साथ बोलते हैं, फैक्ट्स उनके पास होते हैं। युवा हैं और युवाओं में उनका क्रेज भी बहुत है। भूपेंद्र हुड्डा के बेटे हैं और चौधरी रणवीर सिंह जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके पौत्र हैं और चौधरी रणवीर सिंह का बहुत मान सम्मान है यहाँ। वो संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी थे। तो दीपेंद्र हुड्डा को लेकर के पिछली बार भी जब लोकसभा चुनाव हुआ तो वहां के खासतौर पर जाटों में ये बात थी, एक धारणा घर कर गई थी, अरे दीपेंद्र हुड्डा जीत तो रहे ही हैं, तो फिर ठीक है, बहुत ज़्यादा वोट डाल के भी क्या करना है। उसी गलत फहमी में और उसी खुश फहमी में दीपेंद्र हुड्डा हार गए और अरविंद शर्मा भाजपा से चुनाव जीत गए। इस बार भी यहाँ पर भरपूर रोमांच है। दीपेंद्र हुड्डा बगल में सामने चुनाव लड़ रहे हैं, सामने अरविंद शर्मा है। अरविंद शर्मा का, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उनका विजय रथ लगातार चल रहा है। एक आध बार पुराने टाइम चुनाव जरूर हारे थे, लेकिन लगातार जीतते आ रहे हैं। तो वो उनके जीतने की जो ये एक जो अनवरत जीतने का जो सिलसिला है, इनको हम विजय रथ कह रहे हैं। इसको विजय रथ को कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा? क्या कांग्रेस इसको रोक पाएगी? क्या दीपेंद्र हुड्डा या वहाँ जाटों के अलावा बाकी जो जातियां हैं उनको कन्विंस करके अपने पक्ष में कर पाएंगे, वोट डलवा पाएंगे? अगर ऐसा होता है तो इस बार अरविंद शर्मा का विजयी रथ रुक जाएगा। एक महत्वपूर्ण सीट है सिरसा। सिरसा सुरक्षित सीट है और यहाँ से कुमारी सैलजा चुनाव लड़ रही है। आप जानते हैं कुमारी सैलजा 4 बार लोकसभा की और 1 बार राज्यसभा की एमपी रह चुकी हैं, केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं कांग्रेस की हरियाणा में। एक दिग्गज दलित नेता के तौर पर उनको यहाँ पर देखा जाता है। और उनके सामने अशोक तंवर हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो भी यहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो यानी 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के आमने सामने हैं। ये इत्तेफाक है कि अशोक तंवर आज बीजेपी से हैं और कुमारी सैलजा वहीं अपनी पुरानी पैतृक पार्टी से कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है। सैलजा के फादर भी 4-5 बार यहाँ सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं और दलवीर सिंह 4 बार वो एमपी रहने के बाद यहाँ की सियासत में, दलित सियासत में उनको बड़े चेहरे के तौर पर देखा जाता रहा है। सैलजा यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। सैलजा पिछला चुनाव हार गई थी, लेकिन सैलजा इस बार जीतना चाहती है किसी भी कीमत पर। और सैलजा चूंकि एक राजनीतिक घराने से आती है, जैसा मैंने बताया कि 4 बार लोकसभा सांसद जीती, 1 बार राज्यसभा रही, केंद्र में मंत्री बनी और बहुत छोटी उम्र में वो लोकसभा का की सांसद बन गई थी और राजनीतिक दांव पेच उनको बखूबी आते हैं। लेकिन अशोक तंवर भी कम नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहने के बाद भाजपा ज्वाइन करना उनका पिछले चुनाव में और फिर अब टिकट पा लेना, ये एक बड़ी बात है। और अब अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर चूंकि तंवर को वही जो पूरे हरियाणा में है, एक किसान विरोध, आप उसको जाट विरोध भी कह सकते हैं, एक किसान विरोध देखने को मिल रहा है, झेलने को मिल रहा है। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत अशोक तंवर के सामने आ रही है। कुल मिलाकर यहाँ भी मुकाबला बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि कुरुक्षेत्र में किस तरह की महाभारत हो रही है। कुरुक्षेत्र लोकसभा में, कुरुक्षेत्र लोकसभा में भी बहुत ही जबरदस्त महाभारत हो रही है। कांग्रेस ने ये सीट जो है आम आदमी पार्टी को समझौते में दे दी है और भाजपा इस सीट पर पुराने कांग्रेसी पर दांव लगाकर नवीन जिंदल पर उनको प्रत्याशी बनाकर आगे बढ़ना चाहती है। और इस बार चूंकि यहाँ पर लड़ाई बहुत ही जबरदस्त है और इनेलो से यहाँ अभय चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ ये सीट भी जाट बहुल सीट है और जाट मतदाता यहाँ सर्वाधिक हैं। और यहाँ पर जो दूसरी जो फैक्टर हैं, ब्राह्मण बहुत हैं, बनिए भी 1.25 लाख के आसपास हैं। तो 2 वैश्य समुदाय से यहाँ पर मुख्य पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं यहाँ पर सुशील गुप्ता और इनको पूरा सहारा भूपेंद्र हुड्डा का है। भूपेंद्र हुड्डा के उम्मीद पर ही यहाँ पर सुशील गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी बड़े उद्यमी हैं, बहुत धनवान आदमी हैं, और चूंकि इनकी इंडस्ट्री है, कारोबार है, तो इनके पास चुनाव के लिए पैसे की कोई दिक्कत नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। और दूसरे नवीन जिंदल हैं। नवीन जिंदल पहले एमपी रह चुके हैं कांग्रेस से, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन भाजपा में चले गए। तो नवीन जिंदल अब यहाँ पर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और नवीन जिंदल एक बड़ा औद्योगिक घराना है। तो जिंदल के लिए पैसा कोई चीज़ नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर देखना यह है
कि यहाँ पर अगर अभय चौटाला इनेलो के जो प्रत्याशी हैं, अगर वो कुछ कर गुजरने में वो लोगों को ये समझा रहे हैं कि देखो भाई ये तो दोनों बनिए हैं, ये नहीं आएंगे तुम्हारे बीच में, मुझे तुम्हारे बीच रहना है, तुम मुझे वोट दो, तो इस तरह की सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। तो इस तरह से मामला यहाँ पर त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है, यानी दो वैश्य समुदाय के प्रत्याशी, एक आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन का, एक भाजपा का और एक जाट प्रत्याशी इनेलो का। तो ये मामला पूरी तरह से त्रिकोणीय हो रहा है। अगर वैश्य मतों में बंटवारा ठीक से होता है और जाट वोट एकजुट होकर इनेलो की तरफ अगर अग्रसर हो जाता है तो फिर अभय चौटाला बाकी दोनों को मुश्किल में डाल सकते हैं। गुड़गांव से राव इंद्रजीत भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह, उनके फादर राव वीरेंद्र सिंह 6 महीने हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह का अहीरवाल पट्टी में अच्छा खासा असर देखने को मिलता है। इंद्रजीत कई बार से, कई टर्म से यहाँ पर एमपी हैं और वो अहीरवाल पट्टी में पूरा दखल रखते हैं। उनका जीतना उनके लोग तय बता रहे हैं, लेकिन सामने कांग्रेस ने एक फिल्मी हीरो से, फिल्मी अभिनेता से राजनेता बने राज बब्बर को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतार दिया है। राज बब्बर ने यहाँ पर अहीरवाल पट्टी में एक और मुद्दा उछाल दिया है कि जब मिलिट्री में जाट रेजिमेंट हो सकती है, राजपूत रेजिमेंट हो सकती है, मराठा रेजिमेंट हो सकती है, तो अहीर रेजिमेंट यानी यादव रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती। तो यादवों को उन्होंने इसी तरह से लुभाने का एक प्रयास किया है। यादवों में एक सेंधमानी का प्रयास यादव रेजिमेंट यानी अहीर रेजिमेंट के जरिए उन्होंने करने की कोशिश की है। अगर गुड़गांव सीट पर आप जाते हैं तो गुड़गांव एक अर्बन सीट है। अर्बन में जब आते हैं तो आपको भाजपा में दिखता है, लेकिन जब नुहू मेवात की तरफ आप बढ़ते हैं, जो वहाँ के जाट हैं, मुस्लिम हैं और जो दूसरी बिरादरियां हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा पलड़ा कांग्रेस का भारी दिखता है। और जो कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर है, उनकी बेटी जो सिने अभिनेत्री जूही बब्बर है, उन्होंने भी यहाँ पर प्रचार का मोर्चा थाम लिया है। अपने पिता के लिए वोट मांग रही है और लोगों से कह रही है मेरे फादर को बाहरी मत बताइए, आप एक बार जिताइए, उसके बाद अगर मेरे फादर आपके लोगों के बीच नहीं रहेंगे तब आप मुझसे जवाब। कांग्रेस के दिग्गज कैप्टन अजय सिंह यादव यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, तो अब वो भी नाराज हैं और उनको कहीं से टिकट नहीं मिला। वो भी यादवों के दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं। अब उनको राज बब्बर को उनकी नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन अब कांग्रेस उनको मना रही है। धीरे धीरे वो राज बब्बर का साथ देने के लिए तैयार हो रहे हैं। और चूंकि ये अर्बन सीट है और शहर में पंजाबी भी बहुत आयात में है, राज बब्बर खुद पंजाबी हैं, तो पंजाबी प्लस किसान जातियां और जो रूरल गुड़गांव है उसके भरोसे कांग्रेस यहां जीत का सपना देख रही है। फरीदाबाद सीट पर भी कृष्णपाल गुर्जर, जो इस समय केंद्रीय मंत्री भी हैं और सिटिंग विधायक हैं फरीदाबाद से, वो भी जबरदस्त जीत का दावा कर रहे हैं। उनके लोग दावा कर रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर की जीत होगी। और रालोद के गठबंधन होने के साथ में वहां पर पार्टी जयंत चौधरी का भी उपयोग कर रही है। उन्होंने वहां कृष्णपाल गुर्जर के पक्ष में कई तरह की जनसभाएं की, गाँव में की, शहर में की। जो जाट बाहुल इलाके हैं, ये सीट गुर्जर बाहुल है, लेकिन जाटों की बहुतायात भी यहाँ पर है। जैसे ही आप फरीदाबाद से बल्लभगढ़ की तरफ चलते हैं, पलवल, होडल, हथीन तक पूरी जाट बेल्ट है। तो इसीलिए यहाँ जाटों का वोट मिलना कृष्णपाल गुर्जर को बहुत जरूरी है। इसके लिए जयंत को पार्टी ने निवेदन किया, तो जयंत वहां पर कृष्णपाल गुर्जर का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि कृष्णपाल गुर्जर जीतना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने भी दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह, वो भी गुर्जर समुदाय से आते हैं। कांग्रेस ने उन पर दांव चला है। यहाँ से करण दलाल जो पलवल से विधायक हैं, बहुत दिग्गज जाट नेताओं में उनकी गिनती होती है। तो चौटाला के समय जब चौटाला सब पर बर्बरता के साथ वो कार्रवाई कर रही थी, तब करण दलाल और कृष्णपाल गुर्जर की एक अच्छी जोड़ी विधायकों में होती थी और ये दोनों मिलकर चौटाला का सामना कर रहे थे। करण दलाल यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, चूंकि पार्टी का एक कोटा होता है कितने जाट प्रत्याशियों को लड़ाना है। करण दलाल की नाराजगी, चूंकि भूपेंद्र हुड्डा के वो बहुत नज़दीक के रिश्तेदार हैं, तो भूपेंद्र हुड्डा ने उनको मनाया और महेंद्र प्रताप भी भूपेंद्र हुड्डा के काफ़ी नज़दीक नेताओं में गिने जाते हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा ने करण दलाल को भी मना लिया है। करण दलाल अब महेंद्र प्रताप के साथ खड़े हो गए हैं और वो चुनाव लड़वा रहे हैं महेंद्र प्रताप को बहुत एकदम दिल से, और यहाँ पर चुनाव बहुत ही रोचक। कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह को ये उम्मीद है कि गुर्जरों में बंटवारा होगा। अगर गुर्जरों में बंटवारा हुआ तो वो आधे गुर्जर वो लेकर के जाएंगे, और जाटों की जैसी भाजपा से नाराजगी पूरे हरियाणा राजस्थान में चल रही है, तो उसी तरह से उनको लगता है कि जाट एक मुश्त जब उनको पड़ेंगे और गुर्जरों में विभाजन हो जाएगा, तो फिर महेंद्र प्रताप का ये मानना है कि उनकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर इससे विरत नहीं है और इससे अनभिज्ञ भी नहीं है। वो भी अपनी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं।
एक सीट है भिवानी, चौधरी बंसीलाल की पुश्तैनी सीट। चौधरी बंसीलाल वहां से सांसद भी चुने जाते रहे, उनके परिवार का वहां पर दबदबा रहा। यहां से उनकी पुत्रवधू जो इस समय तोसाम से विधायक हैं, किरण चौधरी, वो लोकसभा का टिकट चाहती थी। लेकिन नए परिसीमन में ये सीट, इस सीट में कुछ यादव बेल्ट का हिस्सा जुड़ जाने के बाद तो यहां से कांग्रेस ने राव दान सिंह को चुनाव मैदान में उतार दिया है। किरण चौधरी यहां से टिकट चाहती थी और यहां इस समय जो है धर्मवीर सिंह जो बीजेपी के सिटिंग एमपी हैं वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो धर्मवीर सिंह सिटिंग एमपी होने के नाते और भाजपा का साथ, मोदी का नाम और ये तमाम चीज़ों पर और अपनी एक कास्ट जो है, जाट कास्ट है, उसके बल पर वो आगे बढ़ते हुए दिख तो रहे हैं। लेकिन मुकाबला यहाँ भी बहुत रोचक होने जा रहा है, क्योंकि किरण चौधरी ने अभी 2-3 दिन पहले एक अपील की लोगों से और कहा कि वो राव दान सिंह की मदद करना चाहती हैं। उनका टिकट भले ही कट गया हो, लेकिन उनका फ़ोन पिक नहीं किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। इस तरह से उन्होंने एक सिंपैथी कार्ड खेला। अगर जाटों में इसका रिएक्शन हुआ तो राव दान सिंह के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। अन्यथा यहाँ पर यादव वोट एक मुश्त राव दान सिंह को जाएंगे। और अगर जैसी जाटों में नाराजगी बताई जाती है, अगर जाट एक मुश्त होकर के राव दान सिंह के पास चला गया तो धर्मवीर को चुनाव जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो भिवानी सीट चूंकि बंसीलाल का गढ़ मानी जाती है, बंसीलाल का कर्म क्षेत्र यहाँ से बिल्कुल एकदम बहुत नज़दीक का रिश्ता रहा है, तो इस लिहाज से किरण चौधरी का क्या रुख रहेगा, किरण चौधरी के साथ कितने जाटों को ये बात अपील करेगी कि किरण चौधरी का अपमान हो रहा है, किरण चौधरी के टिकट कटने का कितना गुस्सा लोगों में होगा, ये तो मतदान के दिन और जब ईवीएम खुलेगी तब पता चलेगा। लेकिन भिवानी का चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच सिमट गया है, और अगर किरण चौधरी की अंदरूनी बगावत ने उसको त्रिकोणीय नहीं किया तो आप समझिए कि यहां पर भी मुकाबला बहुत रोचक हो रहा है। अंबाला में भी मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच सिमटता दिख रहा है। अंबाला में बंतो कटारिया और चरुण मलाना, यानी बंतो कटारिया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और चरुण मलाना कांग्रेस से हैं, तो ये दोनों प्रत्याशी आमने सामने हैं। बाकी किसी दल का यहाँ बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है, और ये सीट भी सुरक्षित है। सुरक्षित सीट होने के नाते यहाँ पर उस तरह के दिग्गजों का घमासान तो नहीं है, और शैलजा जैसी बड़ा नाम तो यहाँ दलित चेहरा तो नहीं है, लेकिन यहाँ भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सिमटता दिख रहा है। और इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है सोनीपत। सोनीपत में इस समय जो हरिद्वार से जो सतपाल ब्रह्मचारी 2 बार विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं मदन कौशिक से, उनको भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से सोनीपत से चुनाव लड़ा दिया है। और सतपाल ब्रह्मचारी यहाँ हरिद्वार में अच्छे खासे कांग्रेसियों में उनकी गिनती होती थी। भूपेंद्र हुड्डा की उनको जो नज़दीकी होने का उनको फ़ायदा मिला, भूपेंद्र हुड्डा उनको सोनीपत ले गए, सोनीपत से चुनाव लड़ा रहे हैं। और भूपेंद्र हुड्डा ने सतपाल ब्रह्मचारी के बहाने एक महाब्राह्मण कार्ड खेला है। तो इस लिहाज से भी कि अरविंद शर्मा रोहतक से चुनाव लड़ रहे हैं, तो सतपाल ब्रह्मचारी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो ये सतपाल ब्रह्मचारी का फायदा रोहतक तक भी देखने को मिलेगा। वहाँ के ब्राह्मण भी कांग्रेस को वोट करेंगे। इस तरह का एक समीकरण भूपेंद्र हुड्डा ने यहाँ पर फिट किया है। और यहाँ जो एक सिटिंग एमपी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनका एक वीडियो ऑडियो वायरल होने के बाद उनका टिकट काट दिया गया। और टिकट काटने के बाद वहाँ पर जो बड़ौली से मोहनलाल एक भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, उनको वहाँ पर चुनाव लड़ा दिया गया है। और लोग तो तमाम तरह की बातें करते हैं कि किसने कराया वीडियो जो वायरल होना था, ऑडियो वीडियो जो भी वायरल हुआ वो किसने कराया किसने नहीं कराया, वो तो अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन सोनीपत में भी यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला देखने को मिल रहा है। और इस सीट से भी अरविंद शर्मा जो रोहतक से चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद, निर्दलीय सांसद रह चुके हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सोनीपत और अंबाला में भी मुकाबला बहुत ही निकट का है, और वो भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो रहा है। कुल मिलाकर हरियाणा में जो घमासान मचा हुआ है, मतदान से पहले का जो घमासान है, वो बहुत ही रोमांचकारी है, दिलचस्प है। और उसको आप देखिए, आप भी विश्लेषण कीजिए। हरियाणा का चुनाव बाकी राज्यों से थोड़ा अलग दिखता है।